अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 982 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है और मार्केट ने सपोर्ट ले ली। जुमे को मुझे लग रहा था कि मार्केट ने सपोर्ट ले ली, तो मैंने 3 वीडियोस बनाई थी और उसमें सिर्फ मैंने सपोर्ट की बात की थी। ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि बहुत से लोग सपोर्ट पे काम करते हैं, सपोर्ट पे बाय करते हैं, बट मेरी स्ट्रेटजी नहीं है सपोर्ट पे बाय करने की। लेकिन मैं हिंट दे देता हूँ आपको, या बड़ा क्लियर बता देता हूँ कि यहाँ पर सपोर्ट ले रही है मार्केट, या डिफरेंट स्टॉक्स सपोर्ट ले रहे हैं। आपकी अगर स्ट्रेटजी उसमें है सपोर्ट पे बाय करने की तो आप बाय करें, और अगर आप टीकेटी की तरह टीकेटी की जो स्ट्रेटजी है उसके अंडर काम करना चाहते हैं तो वो हमारी जो स्ट्रेटजी है वो भी सपोर्ट पे करती है काम, लेकिन थोड़ा सा रिवर्स होने का इंतजार करती है, थोड़ा सा मोमेंटम बनने का इंतजार करती है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अंडर टीकेटी ही काम करेंगे। आप बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं मार्केट में, आप उन स्ट्रेटजीज को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब आप लोगों से गुजारिश है कि आपने कोई किसी ना किसी स्ट्रेटजी के अंडर काम करना है। बार बार अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज नहीं करना। एक स्ट्रेटजी बना लें, पूरी कंपैक्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसमें हर सवाल का आपका जवाब होना चाहिए, वही स्ट्रेटजी होती है। कुछ सवालों के जवाब आप मुझसे लेंगे, कुछ सवालों के जवाब किसी से लेंगे, कुछ सवालों के जवाब किसी से लेंगे, यानी कि डिफरेंट स्ट्रेटजीज से कि यार ये वाला सिनेरियो होगा तो मैं इस स्ट्रेटजी पे अमल कर लूँगा, ये सिनेरियो होगा। आप हर सिनेरियो को आप कवर नहीं कर सकते, आपको इंतज़ार करना पड़ता है अपनी स्ट्रेटजी के हवाले से। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि मार्केट मेरी स्ट्रेटजी को ज़्यादा अहमियत दे रही होती है, मेरी स्ट्रेटजी को ज़्यादा सपोर्ट दे रही होती है। कई दफ़ा मार्केट सिनेरियो ऐसा होता है कि मेरी स्ट्रेटजी नहीं चल रही होती, किसी और की स्ट्रेटजी चल रही होती है, तो वो आपने वहाँ पर सब्र करना होता है। आपने हर वक्त हर चीज़ को कैश करने जब आप जाएंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। थोड़ा सा सब्र, हर स्ट्रेटजी का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है पेशेंस और सब्र। यानी कि जब आपकी बारी आएगी तभी आपने अपना हिस्सा निकालना है, अदरवाइज हर बंदे के हिस्से में आपने हाथ नहीं डालना। ठीक हो गया, ये मेन हमारी स्ट्रेटजी का एक पार्ट है, और हर स्ट्रेटजी का ये मेन पार्ट होता है कि आपने अपने वक्त का इंतज़ार करना है। ठीक है, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है और कभी ये स्ट्रेटजी कभी वो स्ट्रेटजी कभी वो स्ट्रेटजी, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। मेरी स्ट्रेटजी अगर आपको पसंद नहीं है, आप उसको बिल्कुल अडॉप्ट ना करें, उसके ऊपर काम ना करें। आप अपनी कोई स्ट्रेटजी बना लें या कोई और स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ यही है कि स्ट्रेटजी बना लें, स्ट्रेटजी बना लें, स्ट्रेटजी बना लें, और कंपैक्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसमें आपके तमाम सवालों को जवाब हो। और अगर आपकी स्ट्रेटजी आपको सपोर्ट नहीं कर रही किसी वजह से, आपका टाइम नहीं है, जब टाइम आएगा तो वो स्ट्रेटजी भी काम करेगी। उसको टाइम दें, उसको वक्त दें। अच्छा जी, आज अगर देखा जाए इसका वॉल्यूम 198 मिलियन का काम हुआ है। 5 डेज का जो वॉल्यूम चल रहा है 267 एवरेज चल रही है। वॉल्यूम बहुत डाउन हो गया है, ये बहुत अच्छी बात नहीं लग रही मुझे। और अगर टर्नओवर की बात की जाए तो 18 बिलियन का आज काम हुआ है, वैसे जो एवरेज चल रहा है वो 20 बिलियन चल रहा है। तो ये थी जी हमारी थोड़ी सी समरी, और भी हम थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं इसके अंदर। अगर टॉप कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए तो मारी सबसे पहले नंबर पे आज, और MTL इंडेक्स को जिन्होंने पॉजिटिव जिसमें कंट्रीब्यूशन दी है, MTL है, UBL है, सर्विस है और फौजी फर्टिलाइजर। और जिन्होंने नेगेटिव में कंट्रीब्यूट किए एंग्रो एच, बैंक अल्फला, PKGP, MCB और JDWS, ये हैं जी जिन्होंने नेगेटिव में कंट्रीब्यूट किया है। और इसके बाद हम चलते हैं सेक्टर्स भी अगर कहते हैं तो हम देख लेते हैं, सेक्टर्स भी देख लेते हैं सर। ऑयल एंड गैस पहले नंबर पे, कमर्शियल बैंक्स दूसरे नंबर पे, ऑटोमोबाइल तीसरे नंबर पे, फर्टिलाइजर और फार्मास्यूटिकल, ये वो सेक्टर्स हैं जिन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है। नेगेटिव कंट्रीब्यूशन जिन्होंने दिया है इन्वेस्टमेंट बैंक्स, शुगर, मिसलेनियस, टोबैको, और ये बस ये सेक्टर्स है जिन्होंने, ज़्यादातर सेक्टर्स ने आज पॉजिटिव ही रिस्पॉन्ड किया है। अच्छा जी, अब चलते हैं जी हम हमारे जो कैटेगरी A और A+ में चलते हैं। और कैटेगरी A और A+ आपके सामने नज़र आ रहा होगा। A+ से लेकर D- तक मैं आज आपके सामने इसको शो कर रहा हूँ, पिछले 4-5 दिनों से शो कर रहा हूँ, क्योंकि D और D- में बहुत सारे स्टॉक्स हैं। कैटेगरी A+ को देखा जाए तो गाल GAL, ये फ्राइडे को इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी, आज इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और MFF आज बनी अलर्ट कैंडल, MTL की अलर्ट कैंडल आज बनी है, FFL की अलर्ट कैंडल आज बनी है, पायल की जुमे को बनी थी अलर्ट कैंडल, आज उसने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। DCR की अलर्ट कैंडल आज बनी है। इसके अलावा FHAM है, JVDC, मरी ब्रूरी,
सुई साउथ की अभी अलर्ट कैंडल नहीं बनी, अभी टीकेटी के अंडर काम कर, नीचे है, टीकेटी से हमारे नीचे काम कर रहा है, अभी हम इसके अंदर अभी गया नहीं है। टीकेटी में एजीपी भी डाउन है, एफएबीएल, जीएटीएम, ओजीडीसी और टीजीएल। ये थी जी हमारी कैटेगरी ए प्लस और ए की स्टोरी। इसके बाद कैटेगरी डी माइनस में ये स्टॉक्स हैं और कैटेगरी डी में ये स्टॉक्स हैं। ये मुझे बार बार बताना पड़ता है, कुछ नए सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत ज़्यादा इसको गलत ले लेते हैं मेरी कैटेगरीज को। इन कैटेगरीज में ये सिर्फ मोमेंटम बेस्ड कैटेगरीज है, मोमेंटम बेस्ड। कंपनी की हेल्थ का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि अगर आप एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है तो वो डी माइनस में भी हो सकती है, डी में भी हो सकती है, और एक फंडामेंटली वीक कंपनी कैटेगरी ए प्लस में भी हो सकती है। ये सिर्फ प्राइस एक्शन, यानी कि उसकी जो डायरेक्शन है, मोमेंटम है, यानी कि जो उसके ऊपर या अगर तो वो नीचे जा रही है तो वो कैटेगरी डी और डी माइनस में होगी, अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है उसकी प्राइस तो फिर कैटेगरी ए प्लस या कैटेगरी ए में होगी या कैटेगरी बी में होगी। तो ये सिर्फ मोमेंटम कैच करने के लिए, किसी भी स्टॉक का ट्रेड करने के लिए, कंपनी बहुत अच्छी भी हो लेकिन अगर मोमेंटम में नहीं है तो हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर कंपनी थोड़ी वीक भी है, ठीक है, फंडामेंटली वीक है, बट अगर उसका मोमेंटम अच्छा है तो हम उसमें ट्रेड भी करेंगे, उसमें हम काम भी करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। क्यों? कि उसका मोमेंटम अच्छा है। क्यों अच्छा है? हो सकता है उसके अंदर कोई खबर हो सकता है उसके अंदर कोई ऐसी परफॉर्मेंस हो जो हमें अभी तक नजर नहीं आई, जो अभी तक मंजर आम पे नहीं आ सकी। तो वो हम प्राइस सेक्शन में ढूंढते हैं कि किस कंपनी की मोमेंटम अच्छा है, उसकी परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी जिसकी वजह से उसका मोमेंटम बना है। और जो टेक्निकली स्ट्रांग कंपनीज हैं, अगर उनका मोमेंटम नहीं है, लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं होते। ये सिर्फ हमारा आप समझ लें कि पूरी एक बेस है ट्रेडिंग करने की, जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। अच्छा जी, इसके बाद है जी अभी हम स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं आज। इसके बाद है जी हमारे पास गॉल, GAL। गॉल को मैंने कल भी डिस्कस किया था, आई थिंक मैंने बताया था कि ये इसकी अलर्ट कैंडल बनी है। आज आप देख लें कि इसके देखें दो थे मामला। एक तो इस कैंडल के ऊपर एक अलर्ट कैंडल बनी, दूसरा इसका ये जो था एक लेवल था करंट, इसका एक ब्रेकआउट था 323 रुपये 82 पैसे। अगर अलर्ट कैंडल ना भी बनती तो 323 रुपये 82 पैसे पे आप इसको बाय कर सकते थे, जो इसका प्रीवियस वॉल्यूम, इसका जो लेवल था, ठीक है जी। इसके बाद हम देखते हैं सुई साउथ की बात करें अगर, तो सुई साउथ की अभी अलर्ट कैंडल नहीं बनी, लेकिन डिस्कस मैं अभी इसलिए कर रहा हूं कि कल का जो हाई, कल अगर इसने पॉजिटिव कैंडल बनाई, कल अगर मार्केट अच्छी होती है, सुई साउथ कल अगर पॉजिटिव कैंडल बना लेता है तो फिर हम उसके हाई के ऊपर परसों बाय कर सकेंगे, ठीक है। ये अच्छा, कुछ लोग कहते हैं यार कि चले मैं सवालों के जवाब में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करूंगा, तो सवालों के जवाब जब मेरी वीडियो आएगी तो उसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूं। काफ़ी दिन हो गए सवालों के जवाब मैंने नहीं दिए, तो अब मैं इस वीक में कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियोज़ बना सकूँ सवालों के जवाब के हवाले से। तो ये आज मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ इसलिए कि मेरा जो वो था माइक वो घर रह गया, वो कोर्ट में लगा रह गया, तो मैं घर ले गया उसको, तो मैं लेके नहीं आया। अच्छा जी, सुई साउथ को अगर देखें तो कल का दिन गुजरने दें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, और कल का दिन गुजर गया अच्छी तरीके से तो फिर हम परसों इसकी बाइंग करेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद है जी पायल को अगर देखें तो पायल का अलर्ट कैंडल बनी थी फ्राइडे को, आज उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है। और अब बात देखें, आप ध्यान में रखिएगा कि हमने जब भी स्टॉक्स को ट्रैक करना होता है, आज इसकी कल फ्राइडे को अलर्ट कैंडल बनी 42 रुपये 35 पैसे, आज 42 रुपये 86 पैसे क्लोज हुआ है। किसी ने बाइंग करनी है तो भाई कर सकता है। 45, 46, 47, 48 पे जाके लोग अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं बताऊंगा या मैं कहूंगा कि आप बाय करो, तो भाई मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं कह चुका हूं 42 रुपये 35 पैसे पे कह चुका हूं आप बाय करें। अब 42 रुपये 35 पैसे इसकी रैली स्टार्ट होती है और 60 रुपये तक जाती है, तो मैं क्यों कहूंगा बाय करूं? मैं खुद डर रहा होता हूं, क्योंकि 42 रुपये 35 पैसे की जब बाइंग एक ट्रिगर हुई है, उसके बाद ठीक है, अगर प्राइस एक्शन को देखा जाए तो 46 के बाद इसकी बाइंग बनती है। 46 भी क्रॉस कर जाए, 50 रुपये हो जाए, फिर तो कहीं बाइंग बनेगी नहीं मेरी, क्योंकि 42 पे हमारी बाइंग ट्रिगर हुई हुई है, 46 पे बाइंग ट्रिगर हुई हुई है, तो फिर उसके बाद बाइंग के हवाले से कोई बात मैं नहीं करता। सिर्फ ये बताता हूं कि इसका जो
उसके बाद मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि इसका जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या चल रहा है, सुपर से भी ऊपर चल रहा है या सुपर ट्रेंड में चल रहा है। सुपर ट्रेंड और सुपर से ऊपर स्टॉक्स वही होते हैं जिनकी बाइंग बहुत पहले ट्रिगर हो चुकी होती है और वो हमारी बाइंग में चल रहे होते हैं। ठीक है, इस बात को भी आपने करना है फॉलो। इसके बाद है एफएफएल। एफएफएल की आज इसकी बाइंग ट्रिगर हो गई है, इसकी अलर्ट कैंडल बन गई है। आज के हाई के ऊपर कल आप बाय कर सकते हैं उसको। और फिर मैं वही बात बता रहा हूं कि अगर आपको डर लगता है मार्केट से तो आप अपना स्टॉप लॉस कम कर दें, अपनी क्वांटिटी कम कर दें। स्टॉप लॉस 6% है, आप 4% पे ले आए, 3% पे ले आए। क्वांटिटी अगर आप 1000 में काम करते हैं आप 500 कर लें, लेकिन हर दफा स्टॉप लॉस को कम कर देना या क्वांटिटी को कम कर देना वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। तो आप अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप अपने वॉच लिस्ट में स्टॉक्स कम कर दें। मेरे नज़रिए के मुताबिक अगर आपको डर लगता है और आपने स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं बनाए हुए, तो जिन्होंने पैसे बनाए हुए हैं भाई वो सख्ती के साथ, उनके लिए तो सख्ती है, अपनी क्वांटिटी भी पूरी कर रखेंगे, अपना स्टॉप लॉस भी 6% रखेंगे। अगर मार्केट से पैसे बनाए हैं तो थोड़े बहुत पैसे दे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। जिन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं बनाए, ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूं कि आप अपनी क्वांटिटी को भी अदा कर दें, स्टॉप लॉस को भी अदा कर दें और कोशिश ये करें कि उससे बेहतर हल ये है कि आप अपनी वॉच लिस्ट में स्टॉक्स भी कम कर दें ताकि डेली बेसिस के ऊपर ज़्यादा स्टॉक्स आपकी हिट लिस्ट पे आए भी ना। ठीक है, तो आपको डर लगता है, आपकी ख्वाहिश तो होती है कि हमें कुछ अच्छे स्टॉक्स बता दें, लेकिन जब स्टॉक्स बताते हैं फिर आप उसके ऊपर अमल नहीं कर सकते। क्यों नहीं अमल कर सकते? आपको डर लगता है। तो जब डर लगता है तो फिर उस डर का तो मैं अब इलाज नहीं बता सकता। डर का इलाज मैंने यही बताया कि आप अपना स्टॉप लॉस कम कर दें, क्वांटिटी कम कर दें, इसके अलावा कोई हल नहीं है। फिर हम बात करते हैं पीआरएल की। पीआरएल अभी बहुत दूर है जी टीकेटी से। आज अच्छी इसने थोड़ी सी सपोर्ट ली है, लेकिन अभी आपको इसमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा पीआरएल में अगर आपने बाइंग करनी है। जिन्होंने पुरानी बाइंग की हुई है अगर स्टॉप लॉस के साथ नहीं निकले तो बस फिर उनका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। क्यों कि जब नीचे जाते हुए स्टॉक्स को मैं एक्सपेक्ट यही करता हूं कि यार ये और नीचे जाएगा। ठीक है, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं होती कि यार किसी सपोर्ट लेवल से ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर आप सपोर्ट लेवल की बात करते भी हैं तो 3770 से नीचे नहीं जाना चाहिए। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक बता देता हूं टेक्निकली कि 3770 से नीचे पीआरएल को नहीं नीचे जाना चाहिए। इससे ऊपर रहता है तो पीआरएल ठीक है, इससे नीचे जाएगा तो फिर खतरा हो सकता है। इसके बाद है जी ओजीडीसी, और ओजीडीसी को भी हम देखें तो आज इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। अगर आज इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती तो ये इसमें अलर्ट कैंडल बन सकती थी, लेकिन आज इसकी अलर्ट कैंडल नहीं बनी। तो आज अलर्ट कैंडल नहीं बनी तो हम बाय नहीं करेंगे। ठीक है, ओजीडीसी की बात कर रहा हूँ। और ओजीडीसी भी बिल्कुल देख लें कि उसने कहाँ पर, देखें सब स्टॉक्स ने, ये देखें 45 की मूविंग एवरेज के ऊपर इसने लिया है, ओजीडीसी ने ली है सपोर्ट। पीआरएल को देखा जाए तो वो भी 45 की तरफ जा रहा है। और एफएफएल को देखें तो देखें यहाँ पर इसने 45 पे इसने सपोर्ट ली थी। यहाँ तक आ जाता तो बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत जल्दी मुड़ गया ऊपर। देखते हैं मार्केट इसके बारे में क्या करती है। और उसके बाद अगर हम देखें पायल की बात करें तो पायल अभी 45 से बहुत ऊपर है, स्ट्रांग, अच्छा, बहुत अभी बहुत फ़र्क है। तो पायल मुझे अच्छा लगता है। ठीक है जी। और अगर उसके बाद हम देखें तो स्विस साउथ की बात की जाए तो स्विस साउथ ने देखें 45 की मूविंग एवरेज के ऊपर थोड़ा सा पहले इसने सपोर्ट ले लिया, लेकिन 45 की मूविंग एवरेज के करीब जाके उसने सपोर्ट ले लिया। और अगर आप गाल की बात करें तो गाल को देख लें जी, यहाँ पर भी इसने 45 की या यहाँ पे 45 की मूविंग एवरेज के ऊपर इसने सपोर्ट ली, यहाँ पे ली, फिर यहाँ पे ली, और उसके बाद इस दफ़ा इस सेशन में गाल ने सपोर्ट नहीं ली, उससे पहले ही मुड़ गया था। इसमें बाइंग थी, यानी कि मार्केट ने अच्छी खासी करेक्शन ली, लेकिन गाल को, गंदारा ऑटोमोबाइल को फ़र्क नहीं पड़ा, वो पहले ही उसने सपोर्ट ली और आज वो ऊपर निकल गया। ठीक है जी। ये था जी आज का सेशन, काफ़ी लंबा हो गया आई थिंक। और बस यही थी जी आज की मार्केट। और स्टॉक्स आते रहेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ बनती रहेंगी, ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बनेंगी। आप अपनी स्ट्रेटजी को बनाएं। अगर आप स्टॉप लॉस के बगैर काम करना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि जो लोग स्टॉप लॉस को नहीं समझते या चाहते ये हैं कि मैं स्टॉप लॉस पे नहीं काम करना चाहता, आप ऐसी कोई स्ट्रेटजी बताएं जो मैं स्टॉक्स को आप सिर्फ आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपने अनलिमिटेड लॉस लेना है।
ठीक है। अनलिमिटेड लॉस के हवाले से हम एक वीडियो बनाएंगे, एक स्ट्रेटजी बनाएंगे कि जो लोग अनलिमिटेड लॉस लेना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए। तो अनलिमिटेड लॉस वालों के लिए मैं वीडियो कोशिश करूँगा इस वीक में। अगर इसमें कमेंट सेक्शन में ज़्यादा सारे आ जाते हैं, कमेंट्स आ जाते हैं, तो मैं समझूंगा कि ज़्यादातर लोग, जो भी लोग अनलिमिटेड लॉस के साथ काम करना चाहते हैं, यानी कि स्टॉप लॉस के साथ नहीं काम करना चाहते, तो इसका मतलब है वो अनलिमिटेड लॉस लेना चाहते हैं। कोई बुरी बात नहीं है, आपकी ख्वाहिश है तो इसके ऊपर भी स्ट्रेटजी बन सकती है, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा मुझे काम करना पड़ेगा और वो काम करके मैं उसके ऊपर वीडियो बनाना चाहूँगा, ताकि मैं उसको रेफरेंस के तौर पे एक वीडियो बनाना चाहता हूँ कि जो लोग अनलिमिटेड लॉस लेना चाहते हैं तो कम से कम उस स्ट्रेटजी के ऊपर आएँ और अनलिमिटेड लॉस के साथ काम करें, तब भी आप प्रॉफिट में जा सकते हैं। कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पेशेंस चाहिए होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।